इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो पहले 100 सालों का शासन रहा, उसका भारत की इकोनॉमी पे, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे किस तरह का प्रभाव पड़ा। When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. तो जब हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले 100 सालों का जो शासन रहा उसको इवेल्युएट करें, अब हमें पता चलता है कि भारत जो कि दुनिया के देशों में कई सदियों से आर्थिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। दुनिया में हमारी पोजीशन काफी ज्यादा गौरवपूर्ण हुआ करती थी, जो कि दूसरे देशों के लिए भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। तभी तो काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग इंडिया में व्यापार के लिए भी आए थे। इंडिया जो कि एक समय पर इतना ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, इतना ज्यादा प्रोस्परस था, वो कंपनी के 100 वर्ष के शासन काल में ही इंडिया की हालत ये हो जाती है कि वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो प्रोड्यूस करने वाला एक देश बन जाता है। उसके साथ साथ इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज थी वहां पर जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन होता था, जितना भी माल सामान वहां पर बनाया जाता था, उसके लिए हमारा देश एक तरह से उनके लिए बाजार बन जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में काफी सारी चीजों का प्रोडक्शन करते थे और उसको बेचने के लिए इंडिया में ले आते थे। यानी कि हम सिर्फ उनके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब उन रॉ मटेरियल्स से चीजें बन जाती है तो उनको भी यहीं पर लाकर बेचा जाता है। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, सुगर, जूट, मसलिन ड्यूरिंग 1708 टू 1756। तो 1708 से लेकर 1756 तक का कुछ ऐसा समय हुआ करता था जब बंगाल जो कि दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द फर्टाइल रीजन हुआ करता था, वो काफी सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी कि वे दूसरे देशों में भी भेजा करते थे, जैसे कि कॉटन क्लॉथ, उसके अलावा रो सिल्क जो रेशम होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अलावा सुगर यानी कि जो चीनी या शक्कर होती है, और जूट जो कि शन होता है जिसके फाइबर से भी काफी सारी चीजें बनाई जाती है। उसके अलावा मसलिन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक तरह का प्लेन कॉटन क्लॉथ होता है जिसे हम मलमल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें उस समय पर इंडिया में प्रोड्यूस होती थी और ये चीजें हम और जगह पर फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करते थे। यहीं से हम समझ सकते हैं कि बंगाल और इंडिया के जो और प्रदेश थे वो कितने ज्यादा प्रोस्परस और समृद्ध हुआ करते थे। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। लेकिन बंगाल में जब से ड्यूअल पावर पॉलिसी यानी कि द्विमुखी शासन शुरू किया गया था, उसकी वजह से बंगाल की काफी ज्यादा आर्थिक रूप से बर्बादी होती है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल की जो आर्थिक चमक थी वो धुंधली पड़ जाती है। द ड्यूअल पावर पॉलिसी द्विमुखी शासन was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. Thus, the British got the power without any responsibility, and the Nawab had the responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. तो जो ड्यूअल पावर पॉलिसी थी, जो द्विमुखी शासन था, वो बंगाल में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि वहां से जितना भी टैक्स आता था, जितना भी रेवेन्यू आता था, उसके कलेक्शन की सत्ता ब्रिटिशर्स के पास थी, जबकि वहां के लोगों की, वहां की जो आम जनता थी, वहां की जो प्रजा थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के सर पर हुआ करती थी। तो इस तरह से विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स को पावर मिल गया था, यानी कि वो टैक्स तो कलेक्ट कर रहे थे, बंगाल का जो सारा रेवेन्यू था वो तो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था, पर उनके सर पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दूसरी तरफ नवाब के सर पे लोगों की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन उनके पास पावर नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, टैक्स नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं था।
तो नवाब के पास जब पैसा ही नहीं है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कहाँ से काम करेंगे? चाहे वो लोगों के लिए रोड्स बनाने हो, अस्पताल बनाने हो, स्कूल बनवाने हो, इसके लिए पैसा तो खर्च होगा। पर जब नवाब के पास पैसा ही नहीं है तो वो लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारा जो टैक्स कलेक्शन था, सारा जो रेवेन्यू था, वो तो अंग्रेजों के पास जा रहा था और अंग्रेजों को उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ना तो वे लोगों पे पैसा खर्च करते थे, ना ही लोगों के कल्याण के लिए कोई काम किया करते थे। तो इस तरह की जो ड्यूअल पावर पॉलिसी थी, जो द्विमुखी शासन व्यवस्था थी, उसे ही हम एक तरह से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम सहायक संधि योजना भी कहते हैं। पर बंगाल में जब से ये व्यवस्था लागू हुई कि ब्रिटिशर्स सारा टैक्स ले रहे हैं, जबकि नवाब के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर उनके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो इस व्यवस्था ने बंगाल को आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट अ डेप्टर। और अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी थी, वो काफी सारे गलत तरीकों से लोगों से काफी ज्यादा टैक्स वसूलते थे। उसकी वजह से भारत के जो किसान थे, यहाँ के जो पीजेंट थे, पीजेंट यानी कि किसान होता है, तो भारत के जो किसान थे वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए और वो कर्जदार बन गए। कई सारे किसानों पे काफी ज्यादा कर्जा चढ़ गया था, क्योंकि चाहे उनके खेतों में सही से प्रोडक्शन हो ना हो, पर उन्हें काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। उसके अलावा भारत का जो कपड़ा उद्योग था, उस पर अंग्रेजों ने काफी सारे अनफेयर टैक्सेस लगाए थे, यानी काफी सारे गलत तरीकों से वो वहां पर टैक्स वसूलते थे, जिससे कि भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो बर्बाद हो जाए और जो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज में बनकर कपड़े आते थे वो ज्यादा से ज्यादा बिके इंडिया में। तो इस तरह से अंग्रेजों की कंपनी का फायदा तो हो रहा था, पर दूसरी ओर भारत के जो किसान थे उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। दे adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed। और भारत के उद्योग धंधों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने काफी सारी डिसीटफुल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट की थी। डिसीटफुल यानी कि जो अयोग्य, छल कपट और धोखेबाजी वाले जो तौर तरीके थे वो उन्होंने अपनाए थे, जिसकी वजह से द इंडियन इंडस्ट्री कंप्लीटली कोलैप्स्ड, यानी कि जो भारत के उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। द इंडियन आर्टिसन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। उसके अलावा जो भारत के कारीगर थे वो भी गरीब और बेरोजगार हो जाते हैं। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स्ड द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन अ शॉर्ट पीरियड। इफ द वीवर रिफ्यूज्ड, ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लेस्ड और जेल्ड। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स यानी कि उनके जो व्यापारी थे, वो जो इंडियन वीवर्स थे उनके साथ फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करवाते थे, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लिखवाते थे कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, कुछ ही दिनों के समय में वो बहुत सारे कपड़े बुनकर उनके लिए तैयार करके देते थे। और वो तैयार किए हुए, वो जो बुने हुए कपड़े होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी ले जाकर प्राइवेटली ट्रेड करते थे, वो भी बेचा करते थे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी सारे ट्रेडर्स, उनके जो ऑफिसर्स थे, वो जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, वो भी अपने स्वार्थ के लिए जो भारत के कारीगर थे, यहाँ के जो इंडियन आर्टिसंस, यहाँ के जो वीवर्स थे, उनका इस तरह से शोषण कर रहे थे। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उन्हें काफी सारे कपड़े बुनकर वो ऑफिसर्स के लिए, वो ट्रेडर्स के लिए तैयार करने होते थे। और अगर वो आर्टिसन, अगर वो वीवर ये काम करने से मना कर देते तो उन्हें कोड़े मारने की सजा या तो फिर जेल की सजा दी जाती थी। उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें मारा जाता था। इस तरह से उन्हें पनिश किया जाता था। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्परस। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले जो भारत के गांव थे वो स्वनिर्भर थे और समृद्ध थे। सेल्फ रिलायंट यानी कि वे स्वावलंबी थे। उनके गांव में ही काफी सारे ऐसे आर्टिसंस रहा करते थे
काफी सारे कारीगर थे जो कि अलग अलग तरह की काफी सारी चीजें प्रोड्यूस करते थे। तो वो सारी चीजें उन्हें अपने गांव से ही मिल जाती थी। वो स्वनिर्भर थे। वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे कि उन्हें कहीं और जगह से चीजें मंगवानी पड़ती हो या फिर और चीजें खरीदने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता हो। ऐसा तो नहीं था। हर एक गांव में ही, हर एक घर में अलग अलग तरह के आर्टिसन हुआ करते थे। वहां पर कारीगर हुआ करते थे और वो काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें गांव के हर एक घर के लोग प्रोड्यूस किया करते थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा समृद्ध भी थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। पर जब से कंपनी का शासन भारत में शुरू हुआ, जब से अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत के लोगों का शोषण करना शुरू किया, उसकी वजह से भारत के जो विलेजेस का सिस्टम था वो भी बर्बाद हो गया। और जो भारत के गांव थे वो और ज्यादा गरीब बन गए और वो और ज्यादा डिपेंडेंट बन गए और लोगों पर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने and steamer service between India and England was started, and a development of the ports in Mumbai, Madras, that is Chennai, and Kolkata also took place. ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे और तरह से जो आर्थिक प्रभाव हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में ही जो मुंबई और थाने के बीच में 1853 में इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू की गई थी। उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टीमर सर्विसेज शुरू की गई थी। स्टीमर सर्विसेज बेसिकली काफी सारा जो गुड्स होता है, काफी सारा माल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होती थी। उसके अलावा उसमें काफी सारे पैसेंजर्स भी ट्रैवल करते थे। उसके अलावा युद्ध जैसी परिस्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेज थे वो लोग अपने सोल्जर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश में ले जाते थे स्टीमर सर्विसेज के थ्रू। तो स्टीमर सर्विसेज शुरुआत में किस तरह की हुआ करती थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास जिसे कि हम चेन्नई भी कहते हैं, और कलकत्ता में पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह भी डेवलप किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के दौरान बॉम्बे कुछ इस तरह का हुआ करता था। और पोर्ट्स पे बेसिकली जो विदेशों से काफी सारे जहाज आते हैं, अगर जहाजों में गुड्स मंगवाया जा रहा है या फिर इस तरह की जो स्टीमर सर्विसेज के थ्रू लोग आते थे, तो ये सारे जहाज बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर आकर रुकते थे। तो अंग्रेजों ने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। वर्तमान समय में भी हम देखें तो जो मुंबई पोर्ट है, इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई का जो पोर्ट है वो दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है, जहां से काफी सारे दुनिया भर के कंट्रीज के साथ आज भी हम जहाजों के रास्ते ट्रेड करते हैं। तो मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के पोर्ट्स, उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टीमर सर्विस और इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच में, तो इस तरह का आर्थिक रूप से बदलाव भी हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान ही देखने को मिलता है।